नमस्कार। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक कह सकते हैं बहुत ज़रूरी और हाल के फैसले पर बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये मामला रिट याचिका आपराधिक 180/2025 से जुड़ा है। फैसला 29 मई 2025 को आया। और मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। एक नाबालिग रेप विक्टिम के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और इसमें जो प्रक्रियात्मक दिक्कतें सामने आईं, वो ज्यादा चिंता की बात है। हाँ, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिस्टम के मतलब कह लीजिए उलझनों ने एक 17 साल की लड़की की पीड़ा को और बढ़ाया। वो पहले से ही यौन हमले का शिकार थी और उसे आरोपी ने जलाया भी था। सोचिए कितना भयानक ट्रॉमा। और उसके ऊपर ये सिस्टम की बाधाएं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना की कमी थी। तो जरा इसे खोलते हैं। हुआ ये कि ये 17 साल की लड़की जो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन करवाना चाहती थी, उसे मतलब बेवजह की देरी झेलनी पड़ी। 11 मई 2025 को पुलिस उसे एम्स लेकर गई। एफआईआर की कॉपी थी, आयो साथ में था। हाँ। लेकिन अस्पताल ने कहा पहचान पत्र नहीं है तो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। अच्छा, पुलिस ऑफिसर के होते हुए भी। हाँ, ये पहली रुकावट थी। और यहीं पर एमटीपी एक्ट का जो प्रावधान है वो जानना जरूरी है। एक्ट कहता है कि कुछ खास हालात में 24 हफ्ते तक गर्भात हो सकता है, खासकर अगर वो रेप विक्टिम हो या नाबालिग हो। हाँ। और एक्ट की धारा 3 स्पष्टीकरण 2 ये साफ कहती है कि रेप से हुई प्रेगनेंसी की वजह से जो मानसिक पीड़ा होती है वो अपने आप में एमटीपी का एक मजबूत आधार है। सही। 24 हफ्ते के बाद हाँ, तब कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, जब तक कि माँ की जान को खतरा ना हो या बच्चे में कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। फिर बाल कल्याण समिति मतलब सीडब्ल्यूसी उसने 13 मई को एमटीपी का निर्देश दे दिया। हाँ, सीडब्ल्यूसी का रोल अहम है इसमें। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन 14 मई को एम्स ने फिर अल्ट्रासाउंड से मना कर दिया। फिर से? क्यों? इस बार पहचान पत्र तो था शायद, लेकिन उन्होंने उम्र साबित करने के लिए हड्डियों की जांच यानी ऑसिफिकेशन टेस्ट की मांग कर दी। हड्डियों की जांच प्रेगनेंसी में? ये तो मतलब बिल्कुल सही तरीका नहीं है उम्र पता करने का। है ना? अजीब बात है। और इन सब में वक्त निकलता गया। पहला अल्ट्रासाउंड हुआ जाकर 24 मई को, पूरे 13 दिन बाद। 13 दिन, ये बहुत लंबा समय है ऐसी स्थिति में। ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये उस लड़की के लिए बढ़ती हुई तकलीफ, डर और रिस्क के दिन थे। और यहीं से मामला और उलझ गया। 24 मई के अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कि गर्भ 25 हफ्ते 4 दिन का है। ओह, मतलब 24 हफ्ते की लिमिट से ज्यादा? हाँ, तो अब कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ गई। ठीक। लेकिन फिर जब कोर्ट ने मामले में दखल दिया तो 28 मई को दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ। अच्छा, और उसमें क्या निकला? इस बार रिपोर्ट आई 23 हफ्ते 4 दिन। क्या मतलब सीधा 2 हफ्ते कम? हाँ, अब तकनीकी तौर पर इस रिपोर्ट के हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? 2 अल्ट्रासाउंड 4 दिन के अंतर पर और रिपोर्ट में इतना बड़ा फर्क? यही सवाल कोर्ट ने भी उठाया। एम्स ने कहा कि 10-14 दिन का अंतर मेडिकली हो सकता है। पर क्या इस केस में ये लागू होता है? कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुई। उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड की सटीकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जाहिर है, इससे तो पूरा केस ही बदल जाता है। बिल्कुल, और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 28 मई को जो मेडिकल बोर्ड बना, उसने भी अपनी पहली रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया कि एमटीपी लड़की के लिए कितना सेफ है। हाँ, रिपोर्ट अधूरी थी। कोर्ट को दोबारा पूछना पड़ा, स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। तो ये जो सारी दिक्कतें आईं, कभी आईडी मांगना, कभी हड्डियों की जांच, रिपोर्ट में इतना अंतर, बोर्ड की अधूरी रिपोर्ट। हाँ, कोर्ट ने इन सबको अलग-अलग घटनाएं नहीं माना। उन्होंने इसे एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम के तौर पर देखा। मतलब एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की खामियां, संवेदनशीलता की कमी एक पीड़ित के दुख को और बढ़ा सकती हैं। तो मेरे कोर्ट ने किया क्या? इसे ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं? हाँ, कोर्ट ने काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की, बहुत जरूरी गाइडलाइंस। जैसे? कुछ खास बातें? जैसे अगर पुलिस ऑफिसर रेप विक्टिम को लाता है तो अल्ट्रासाउंड के लिए आईडी पे जोर नहीं दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा का है तो कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किए बिना तुरंत मेडिकल बोर्ड जांच करेगा। देरी नहीं होनी चाहिए। सही। सीडब्ल्यूसी को कहा गया है कि वो कानूनी मदद के लिए तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को सूचित करें, ताकि विक्टिम को लीगल सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल। और डीएनए जांच के लिए भ्रूण के टिश्यूज को सुरक्षित रखना होगा।
ये भी अहम है केस के लिए। हाँ, और सबसे जरूरी, विक्टिम और उसके पेरेंट्स या गार्डियन को एमटीपी के क्या मतलब है, क्या रिस्क है, ये सब उनकी भाषा में समझाना होगा। सहमति सोच समझकर होनी चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज बनाने को कहा है, नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा है, फॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करने और डॉक्टरों पुलिस की रेगुलर ट्रेनिंग पर भी जोर दिया है। मतलब एक पूरा खाका तैयार किया है ताकि आगे ऐसी दिक्कतें ना हों। हाँ, कोशिश यही है कि प्रक्रियाएं सुधरें और उनमें संवेदनशीलता आए। ये केस दिखाता है कि सिस्टम की नाकामी कैसे एक पहले से ही वल्नरेबल इंसान के ट्रॉमा को कई गुना बढ़ा सकती है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कानूनी और मेडिकल सिस्टम को कितना संवेदनशील और कुशल होने की जरूरत है, खासकर जब वो ऐसे लोगों से डील कर रहे हों जो इतने बड़े आघात से गुजरे हों। बिल्कुल, प्रक्रियाएं सिर्फ नियमों का पालन न करें, उनमें इंसानियत और करुणा भी दिखनी चाहिए। सही कहा, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। और यही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ प्रक्रियाएं बदलने से काम चलेगा, या फिर संस्थानों को अंदर से, मतलब एक कल्चर के तौर पर, सहानुभूति और देखभाल को अपनाना होगा, ताकि ये कानूनी ढांचे पीड़ितों के लिए एक और मुश्किल न बने, बल्कि सच में उनका सहारा बन सकें। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।